वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज हम आपका नवम कक्षा का पहला अध्याय इस जल प्रलय में के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि प्रश्न उत्तर करें, अध्याय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे नाम से ही जाहिर है, इस जल प्रलय में कि लेखक ने जल से आने वाले प्रलय के बारे में इस अध्याय में बताया होगा। और इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो लेखक ने इस पाठ में बाढ़ की भयंकरता के बारे में बताया है कि किस तरह बाढ़ आती है और नदियों के किनारे तोड़कर गांव और शहरों में घुस जाता है पानी, और लाखों रुपयों का नुकसान होता है। लोगों के घर बह जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, माल मवेशी मर जाते हैं। तो ये सारी विभीषिका जो बाढ़ के दौरान होती है, उसके बारे में लेखक ने इस अध्याय में बात की है। तो लेखक जो है वो जब 10 वर्ष की आयु के थे तो एक रिलीफ वर्कर की हैसियत से उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया। रिलीफ वर्कर होते हैं जो लोग बाढ़ में फंसे होते हैं, उनको बचाने वालों को रिलीफ वर्कर कहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे बाढ़ पर, जैसे जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल, और इस जल प्रलय में भी एक रिपोर्टाज ही है। और उन्होंने अपने कई उपन्यासों में भी बाढ़ की भयंकरता के बारे में बताया है कि किस तरह बाढ़ जो है प्रलय लाती है और विनाश लीलाएं करती है। तो जैसे पटना में आने वाली 1967 की बाढ़ हो, या 1947 में पूर्णिया में, या 1949 में महानंदा की नदी में जो बाढ़ आई थी, जिसने बहुत सारा कहर मचाया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर आप अभी टीवी चैनल खोलें तो आप देखेंगे कि बिहार में लगभग हर वर्ष ही बाढ़ आती है और बहुत सारा नुकसान होता है। तो बिहार के कई क्षेत्रों के बाढ़ का वर्णन लेखक ने इस अध्याय में किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? जाहिर सी बात है, जब अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आनी हो तो लोगों में एकदम आतंक का माहौल छा जाता है, और लोग जो है अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी जब भरता है तो वो घरों के अंदर भी घुस जाता है और उसमें कीचड़, गंदगी सब कुछ होता है। तो इसलिए लोग सबसे पहले अपनी निचली मंजिल का सामान ऊपर वाली मंजिल में ले जाने लगे, और सारे दुकानदार भी अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो में लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। और ख़रीद बिक्री बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि सबको पता था बाढ़ आने वाली है। तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने लगे। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, कैरोसिन आदि इन सब चीज़ों का प्रबंध करने लगे, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो व्यक्ति को चाहिए ही होती हैं। और जब बाढ़ आ जाएगी तो बाहर सारा बंद होगा, तो हो सकता है बाढ़ 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, महीना रहे। तो इसलिए वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना ज़रूर था, पर देखी नहीं थी कभी। तो उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आँखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते हुए देखना चाहता था, और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने का वो इच्छुक था। उसने लिखा बहुत बार था, पर अपने आप बाढ़ को कभी झेला नहीं था। तो जब लेखक जो है वो पटना में थे तो बाढ़ आने वाली थी, इसलिए लेखक बाढ़ की सही जानकारी और उसे बाढ़ के आते हुए रूप को देखने के लिए थोड़ा उत्सुक थे। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? जाहिर सी बात है, जब लीक से हटकर कोई कार्य होने वाला हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, तो सब उत्सुक होते हैं उसे देखने के लिए। तो इस कथन से जनसमूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, और उसको प्राप्त करने के लिए वो पैदल
नदी की तरफ आ रहे थे और सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न और जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ चुका है, कि क्या हमारे इलाके तक पानी आएगा और पानी कहाँ तक पहुँच गया है। तो सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा था। और पानी जो है वो कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा और कौन कौन से हिस्से को अगले दिन तक निगलने वाला है, और अभी बाढ़ के पानी का भय कितना है, कितने दिनों बाद ये बाढ़ जो है वो हमारे घर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए जो है वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु थे कि बाढ़ किस गति से आ रही है और लगभग कितना इलाका जो है इस बाढ़ में डूब जाएगा। तो इसलिए लोग जिज्ञासु थे। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तरल होता है लिक्विड, तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? पानी को कहा है। तो बाढ़ के लगातार बढ़ते स्तर को मृत्यु का दूत कहा है, मृत्यु का तरल दूत कहा है, क्योंकि ये घरों को डुबा देता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे धन की हानि होती है। तो इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल में न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया है, बहा दिया है। लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें मौत की नींद सुला दिया है और इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा। इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है और इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। ये प्रश्न आपका पर्सनल होता है, आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं, तो ये गलत नहीं होता जब आप कुछ लिखते हैं कोई सुझाव अपना। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका तो सतर्क रहना होता है। आपको रेडियो पर सुनते रहना होना चाहिए कि बाढ़ का जो लेवल, नदी का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा, क्या बाढ़ आसपास के क्षेत्रों में पानी आ सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मौसम की जानकारी होनी चाहिए और लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जोड़े रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बाढ़ में फंस जाते हैं तो हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं या हम बेसिक ज़रूरतें हमारी क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आपदा से निपटने के लिए पहले तो तत्कालिक फिर दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। अब तत्कालिक उपाय क्या हुए कि हमें पानी, खाना, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें अपने वो सारी चीज़ें जो हमें तत्काल चाहिए, एकदम चाहिए, वो इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और दीर्घकालिक उपाय भी हमें सोचने चाहिए। तो खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है, क्योंकि बाढ़ का पता नहीं है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कितने दिन रहेगी। और बचाव के कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। यहाँ सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार को ही तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए, हर मनुष्य को जो है वो बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए ताकि वो जो नाली की निकासियाँ होती है वहाँ जाके फंस जाए और फिर उससे बाढ़ का पूरा पानी इलाके में भर जाएगा। तो हमें अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो नालियाँ हैं निकासी की, उसमें कूड़ा ना फंसे और बारिश के वक्त वो आराम से निकल जाए। और पर्याप्त दवाइयाँ हमें रखनी चाहिए। दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। हमें खुद भी हमारे पास डॉक्टरों के नंबर होने चाहिए कि जब हम किसी मुश्किल में फंसे तो हम उनको कांटेक्ट कर सकें और उनसे अपनी सुरक्षा के बारे में पूछ सकें। अगला प्रश्न है आपका, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो आपने देखा बेटा, आजकल की स्वार्थपरता जो बढ़ती जा रही है, लोगों में स्वार्थी लोग होते जा रहे हैं, उस पर जो है लेखक ने यहाँ कटाक्ष किया है। पटना के ही इलाके में, बिहार में पटना और दानापुर जो है वो शहर हैं, और दानापुर में जब बाढ़ आई तो वो कहते हैं कि पटना के जो बाबू लोग हैं उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, अर्थात हमें कोई सहायता नहीं पहुंचाई। वो अपने निजी स्वार्थ में फंसे रहे, क्योंकि हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, पर ये एक व्यंग है उन लोगों के लिए जो मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद नहीं करते।
तो लोग संकट की घड़ी में एक दूसरों की सहायता करने की बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा, आपने बहुत जगह देखा दवाइयाँ दुगने तिगने रेट में बिकी या ऑक्सीजन बहुत महंगी लोगों ने बेची। तो ऐसे स्वार्थी लोगों पर यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु ने व्यंग किया है कि लोग दूसरों की सहायता नहीं करते, अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि में लग जाते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का कष्ट भी नहीं करते। अगर वो खुद सुरक्षित हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति किसी संकट में है। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। जो स्वार्थी मानसिकता लोगों की आजकल बढ़ती जा रही है, उस पर कटाक्ष किया गया है। और ये कथन निश्चित रूप से कठोर है और द्वेषपूर्ण भी है। ये बहुत बुरी बात है कि अगर आप सुरक्षित हैं और कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के चलते अपने किनारे बैठ के कि भाई हम तो सुरक्षित हैं, हमें औरों से क्या। तो अगला प्रश्न है आपका कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो सारी दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि सभी लोग जो है वो अपने नीचे वाले फ्लोर से सामान या तो ऊपर वाले फ्लोर में ले जा रहे थे, और जिनके सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही था वो टेम्पो और टैक्सी में अपना सामान भर के सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे थे। पर जो पान की दुकान थी, आपको पता है वो छोटी सी होती है, उसमें बड़ा तामझाम तो होता नहीं है, तो वो खुली थी। और लोग जो है खरीद बिक्री सारी बंद हो चुकने के बाद भी पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो हमारे इलाके तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि जो लोग बाढ़ से ग्रस्त थे, जो बाढ़ के घेरे में आ गए, वो तो बेचारे अपने आप को बचाने में ही लगे होंगे। पर कुछ लोग ऐसे जो बाढ़ की रेंज से अलग दूर थे, वो लोग वहाँ आकर इकट्ठे हो गए और बाढ़ के रूप को देखने के लिए पान वाले की दुकान पे आ गए। तो खरीद बिक्री बंद होने के बाद भी लोग अपना समय पान खाकर व्यतीत कर रहे थे। तो वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। उन्हें एक उत्सुकता थी कि कैसे बाढ़ का पानी आता होगा और कैसे कुछ डुबाकर चला जाता होगा। तो ऐसे समय में उनके लिए पान खाकर समय गुजारने का अच्छा साधन था। तो लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, पान भी खा रहे थे और बाढ़ के आने का इंतज़ार भी कर रहे थे, और बाढ़ के उस भयंकर रूप को देखना चाह रहे थे, और ये भी जानना चाह रहे थे कि बाढ़ का पानी किस स्तर तक जाएगा और कहाँ तक लोगों को हानि पहुँचाएगा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगी। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।